हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज कंपनी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जिसे हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट क्या है ये हम समझते हैं। तो देखो गाइज, आज कंपनी को एक मेगा ऑर्डर रिसीव हुई है। यहाँ पर देखो बताई जा रही है, दिस इज टू इन्फॉर्म that Suzlon announces India's largest wind energy order of 1166 megawatt from NTPC Green Energy Limited, the renewables arm of NTPC। तो NTPC की एक सब्सिडरी कंपनी है, नाम है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इनके द्वारा आज सुज़लॉन एनर्जी को एक मेगा ऑर्डर रिसीव हुई है और कही ये जा रही है कि ये जो ऑर्डर है ये इंडिया की लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर है। काफ़ी बड़ी ऑर्डर कंपनी को आज रिसीव हुई है। कैपेसिटी की बात करें तो 1166 मेगावाट कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है। चलो थोड़ा और यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर 1166 मेगावाट एंड उसके बाद इसमें देखो काम क्या करना है ये हम अब समझते हैं। टू इंस्टॉल 370 S144 WTGS विथ अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15 मेगावाट ईच। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो कंपनी है इनको विंड टरबाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करने हैं। कौन सी विंड टरबाइन जनरेटर्स? S144। क्वांटिटी की बात करें तो 370 विंड टरबाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। एंड जिसमें एक विंड टरबाइन जनरेटर के कैपेसिटी की बात की जाए तो 3.15 मेगावाट है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कैपेसिटी है इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है कंपनी को। एंड देखो यहाँ पर बताई जा रही है, द प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस 3 साइट्स इन गुजरात। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात के अंदर कुछ 3 साइट्स में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। एंड उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विल पावर अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन हाउस होल्ड्स। तो देखो ये जो प्लांट है ये सेटअप हो जाएगी, उसके बाद इसके माध्यम से जो पावर जनरेशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन हाउस होल्ड को पावर दे सकती है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ये ऑर्डर मिली है गाइज और बहुत ही बड़ी ऑर्डर मिली है। बाकी देखो और भी काफ़ी सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहो तो खुद से भी और भी डिटेल्स में यहाँ पर मतलब एक एक चीज़ों को ब्रीफ में अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो खुद से NSE की वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब चलो हम थोड़ा स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। देखो, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 1,04,32 करोड़ की फिलहाल। यार स्टॉक की प्राइस है 70-75 की। तो ऐसे में लोग समझते हैं कि काफ़ी छोटी कंपनी है। नहीं गाइज, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक प्राइस से कोई कंपनी बड़ी या छोटी नहीं होती है। एंड फिर यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 109 है, इंडस्ट्री पी 60.9 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा है। पीजी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 5.51 की। तो इनके अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करें वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन फ़िलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद ROC 24.9%, ROE 28.8%, बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 13.3%, प्लेज परसेंटेज 0। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी कम है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पर यह है कि FIIs एंड DIs के जो इंटरेस्ट हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर करेंट प्राइस की बात करें तो 74.2 है और 52 वीक हाई 84.4 की और लो है 21.7 की। बुक वैल्यू 2.91 की। डेप्ट है 150 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.04 की। फ्री कैश फ्लो माइनस में -147 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 2 रुपये की। EPS है 0.64 की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो चलो ठीक है,
लेकिन ये जो कंपनी है गाइज, ये हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर कम है। जी नहीं, रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये जो कंपनी है ये लॉस में थी, लेकिन लॉस से अब प्रॉफिट में कंपनी आई है। पास्ट में ये जो कंपनी है ये काफ़ी बुरी हालातों से गुजरी है। एक समय में इनको अपने एसेट्स बेचने पड़ गए थे कंपनी को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए या फिर कंपनी को ग्रो करने के लिए वगैरह वगैरह। अब जाकर ये जो कंपनी है ये प्रॉफिटेबल हुई है, लेकिन अभी भी ओवरऑल रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको समझ कर चलना चाहिए। इसी वजह से अगर आपको इंटरेस्ट है इस स्टॉक के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करने वाले हैं। आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, आज जिस प्रकार की न्यूज आई है स्टॉक में, उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगभग आधे % की। देखो, न्यूज आने के बाद लगभग 3% की तेजी तो आई थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, रेजिस्टेंस को टच करते ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक ये लुढ़क गई नीचे साइड। और देखो लगभग फिलहाल आधे % की गिरावट में है ये स्टॉक। अगर यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें, फर्स्ट एसआईपी की बात करें तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 74 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 10-11% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास नहीं लगता है ये डिस्काउंट। मैं थोड़ा सा और पेशेंस के साथ बैठता और जब मुझे बढ़िया डिस्काउंट अप्रॉक्स 20% की डिस्काउंट मिलती तभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता। लेकिन हो सकता है ऐसा भी कि आपको अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार ये डिस्काउंट की जो परसेंटेज है ये पसंद आ रही होगी और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हो गए, तो फिर आप कर सकते हो अगर आपको ठीक लग रहा है ये परसेंटेज तो। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा सिर्फ एक ही बार में यहाँ पर लगा दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट एंड फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भरोसा है तो, और मिनिमम आप 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हो तो ठीक है। अगर आपको भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना गाइज, सिर्फ दूसरों के कहे सुने में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर दूसरों के कहे सुने में आकर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, तो ये समझना है। एंड अब चलो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट है 73 के अप्रॉक्स। अगर यहाँ पर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर तो फिर ये जो कैंडल है रेड वाली, इस कैंडल के लो तक फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है, ठीक है, जो कि 65 से 70 के बीच की लेवल है। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट मिलता है बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है तो सोच समझकर ही वेटेज देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं दे देना चाहिए। और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।